देखो देवी देवता भी जो है ना, आपकी पूजा पाठ एक हद तक ही आपको बचा सकता है। इस तरह के रैंडम भूतों से तो वो हो सकता है आपको बचा लें, लेकिन अगर आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक ही कर दिया तो फिर तो आपको पूजा पाठ भी नहीं बचा सकता है आपको। जितने पे भी ब्लैक मैजिक हो रहा है सब आस्तिक लोग ही होते हैं, नास्तिक तो कोई नहीं होता, सब पूजा पाठ भगवान को मानने वाले लोग होते हैं। ऑनलाइन इतनी सारी वीडियोस आती हैं जहाँ पे स्ट्रीट कैमरास में या फिर कोई रिकॉर्ड कर रहा है, कुछ बहुत फिशी सी एक्टिविटीज आ जाती है, तो वो क्या रियल होती है या हमको माने, क्या समझे उसको देख के? अगर कोई रिकॉर्ड हो भी रही है ना चीज, तो आप ये समझ जाओ कि वो अपनी मर्जी से रिकॉर्ड हो रही है, वो चाहती है रिकॉर्ड होना। अगर वो ना चाहे तो वो रिकॉर्ड ना हो। कैसे पता चलेगी किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, इसका कोई डेफिनेट जवाब नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कुछ क्लूज होते हैं जो कि पता चल जाते हैं। बहुत ही कॉमन क्लू होता है आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होना। करने वाले आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कोई बाहर का कोई दूर का नहीं होता, आपके कोई घर के क्लोज वन वो ही करते हैं। तो अगर आपको पता है किसी के बारे में कि आदमी इन तरह की चीजों में रहता है, बाबा वाबा के पास घूमता है, तो उससे दूरी बना के रखो। खाने पिलाने की भी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ तस्वीर के ऊपर ही वो लोग कर देते हैं। जिन्नात वगैरह होती हैं, या तो आपके पास ऐसी शक्ति हो कि आप इनको बिल्कुल पिटाई करके भगा दो, नहीं तो आप इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई छोड़ दो इनको। हेलो सर, वेलकम टू डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। हमने आज तक हॉरर पॉडकास्ट करे जहाँ पे हमने ऑकल्ट साइंस के साथ हॉरर किया है। मतलब हमने जाना है कि कैसे जितने भी लोग, जितने गुरुज आते हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स आते हैं, वो भूत निकालते हैं किसी की बॉडी से या फिर किसी के घर से। हमने सारे ऐसे पॉडकास्ट करे हैं। बट आज मैंने जब कम्युनिटी में डाला कि हमें एक हॉरर पॉडकास्ट करना है, तो इतनी सारी रिकमेंडेशन आई कि आप ये चैनल देखो जहाँ पे 6 साल से आप कंटेंट बना रहे हो और इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हो कि मैं देख के ना, बहुत एडिक्टिव चैनल है आपका, कि जब उसको देखो तो मन करता है अच्छा ये कहानी भी जाननी है, ये कहानी भी जाननी है। और क्या क्या नहीं था उसमें, भूत, चुड़ैल, डाकनी और ब्रह्म राक्षस और बहुत सारी स्टोरीज। तो आई वांटेड कि आज थोड़ा डॉन टॉक्स की जनता के लिए भी कहानियाँ पता लगे, क्योंकि अब तक हमने ये तो समझा कि हैं भूत। पहले तो मेरा सवाल सबसे ये रहता था कि क्या भूत होते हैं। अब यहाँ तक समझ आ गया, ऑडियंस को भी, हमें को भी, हाँ होते हैं। अब इसके बाद जानना है कि अगर हैं तो लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस हैं। और आपके चैनल से मेरे को बहुत कुछ जानने को पता लगा, तो मैं चाहता हूँ डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट की जनता को थोड़ी सी आप कहानियाँ बताएं और आज सबको डरा दें, कि आज डरना ज़रूरी है। सो आप ये बताइए, और सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए और अपने चैनल का भी, कि ऑडियंस आपको वहाँ भी फॉलो कर पाए। जी वरुण, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने अपने चैनल पर मुझे इनवाइट किया। और मेरा नाम प्रवीण है और मैं पिछले 5-6 सालों से यूट्यूब पर हॉरर स्टोरीज सुना रहा हूँ जी। और मेरी जो मेजॉरिटी ऑफ स्टोरीज होती हैं वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कि मेरे व्यूवर्स ही खुद मुझे भेजते हैं और वो मैं अपनी लैंग्वेज में नरेट करता हूँ यूट्यूब के ऊपर। इसके अलावा मैं अपनी खुद की रिसर्च भी करता हूँ, मतलब दुनिया भर के अर्बन लेजेंड्स, गोटमैन, लच्यूजा, ये वो इस तरह के बहुत सारे लेजेंड्स हैं जिनकी स्टोरीज मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। इसके अलावा मैं बीच बीच में फिक्शनल स्टोरीज भी डालता हूँ, बिकॉज आफ्टर ऑल मेरा एक एंटरटेनमेंट चैनल है। राइट। और तो बेसिकली मैं हॉरर से रिलेटेड हर टाइप का कंटेंट डालता हूँ, रियल स्टोरीज, फिक्शन, अर्बन लेजेंड्स, इल्यूमिनाटी, एलियंस, हर चीज़ से रिलेटेड आपको चीज़ें मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और आपके चैनल पे भी आज कुछ अच्छी अच्छी स्टोरीज मैं सुनाने वाला हूँ। प्लीज़, वो वेट कर रहा हूँ मैं भी थोड़ा। मैं चाहता हूँ स्टूडियो का ना माहौल ऐसा ही, हमने सेटअप भी बना रखा है कि ब्लैक, ब्लू, रेड कर रखा है, सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि आज आप मेरे को डरा दो, क्योंकि आपके स्टोरीज देख के ऐसे अगर रात को कोई देखने बैठे तो रूह कांप जाए, ऐसी स्टोरीज है। तो आज एक डॉन टॉक्स की क्ले भी कर दो ये सब। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आज रात आपको नींद ना आए। जी ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको स्टोरीज सुनाने से पहले, कि ये जो इंसिडेंट्स होते हैं, भूतिया इंसिडेंट्स होते हैं, ये मेरे लिए, आपके लिए, व्यूवर्स के लिए एंटरटेनिंग होते हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ बीतता है उनके लिए ये बहुत जो है बुरे, हॉरिबल चीज़ें होती हैं। बिकॉज बहुत से केसेस में डेथ्स भी हो जाती हैं और उनके साथ कुछ ऐसा ट्रॉमा जुड़ जाता है जो कि पूरी लाइफ भूल नहीं पाते वो लोग। खैर, लेकिन फिर भी मैं ऑडियंस से बोलूँगा कि आप एज ए एंटरटेनमेंट इसको देखें। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं। चलो मैं सबसे पहली स्टोरी स्टार्ट करता हूँ उड़ीसा से। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ तो स्टोरीज सुनते हैं, लेकिन मैं अपने चैनल पर आज तक हज़ारों स्टोरीज डाल चुका हूँ जी। और आप बिलीव नहीं करोगे कि सबसे ज़्यादा स्टोरीज जो मेरे को भेजी गई है ना, रियल एक्सपीरियंसेस जो भेजे गए हैं, वो उड़ीसा से भेजे गए हैं। ओके। अब इसका रीज़न मेरे को नहीं पता कि ऐसा क्यों है कि उड़ीसा में ही इस तरह के पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स सबसे ज़्यादा क्यों होते हैं, लेकिन
ये है कि भाई उड़ीसा में बहुत सारी चीजें होती हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह होता है। इसका रीजन ये भी हो सकता है मेरे ख्याल से, शायद वहाँ पे गरीबी ज्यादा है तो लोग थोड़ा सा ब्लैक मैजिक वगैरह में ज्यादा बिलीव करते हैं, इस तरह पे ढूंढते हैं। हाँ, तो ये भी रीजन हो सकता है। खैर जो भी है, स्टोरी स्टार्ट करता हूँ मैं जी। ये मेरे एक व्यूअर है, उनका नाम शिव है। ये उड़ीसा से मेरे को भेजी थी उन्होंने, करीब 15-20 साल पहले की बात है। ये उड़ीसा के गांव में रहते हैं। अब उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है ना कि वहाँ पे गांव तो हैं और एक गांव से दूसरे गांव के बीच में, मतलब कि सिटीज तो हैं वहाँ पे, लेकिन सिटीज के अलावा दूर दराज के गांव बहुत हैं। और वो गांव ऐसे हैं कि उनके आसपास जंगल हैं बहुत सारे। तो इनका गांव जो था वो भी जंगल से घिरा हुआ था। ओके। तो एक बार क्या हुआ, इनका घर बनने जा रहा था, ये अपना घर बना रहे थे। अभी गांव में रहते थे तो घर बनाने के लिए जो भी सामान वामान चाहिए होता था वो गांव में अवेलेबल नहीं था, वो सारा शहर से इनको लेकर आना था। तो एक दिन इसके पापा शहर गए, सारा उन्होंने सामान वामान की पहले ही बात कर रखी थी, और जो सामान आने वाला था वो ट्रक में आने वाला था इनका जी। तो ट्रक वाले को भी इन्होंने पहले ही बुक कर रखा था। तो इसके पापा अकेले ही थे, अपनी बाइक से वो शहर गए, बाइक से गए थे क्योंकि और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह इतना होता नहीं था वहाँ पे। तो अपना 2-3 बजे तक इन्होंने अपना सारा सामान वामान खरीद लिया, फाइनलाइज कर लिया और सब कुछ। और इन्होंने जो ट्रक वाले को टाइम दे रखा था आने का कि भाई आप आ जाना 2-3 बजे तक और फिर सारा जो है भर के गाँव चल पड़ेंगे। लेकिन बाई चांस की बात ये हुई कि उस ट्रक वाले ने कोई और बुकिंग पकड़ ली उस दिन। ठीक है। तो उस बुकिंग को छोड़ के उसको आते आते शाम के 7 बज गए। ओके। जो उसको दिन में आना था वो उसने रात में अंधेरा हो गया था, 7 बजे तक अंधेरा हो ही जाता है नॉर्मली 7 बजे तक, तो अंधेरा कर दिया उसने आते आते। अब आया 7 बजे, फिर उसको बहुत लोड करना था तो लोड में और 2-4 घंटे और लग गए। तो 10-11 बज गए रात के उसके निकलते निकलते वहां से जी। जबकि इन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि हम दिन में आ जाएंगे वापस अपने घर, सारा सामान भर के। हाँ, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी बनी कि रात हो गई। अब ये बताते हैं कि जहां वो शहर था जहां से इनको सामान पिक करना था, वहां से गांव में आने का रास्ता एक जंगल से तो आता था, लेकिन उस जंगल के बीच में एक ऐसी जगह थी जो कि बहुत ही इनफेमस थी, मतलब कि भूतिया जगह मानी जाती थी। वहां पे अक्सर लोगों की मौतें होती थी, एक्सीडेंट्स हो जाते थे जिनमें लोग मर जाते थे। वहां पे बहुत सारे मर्डर्स हुए थे और रेप वगैरह की घटनाएं हुई थी उस जगह पे। तो वो ऐसा इलाका था कि वहाँ पे नॉर्मली अवॉइड करते थे। गांव देहात में तो वैसे ही बहुत मानते हैं लोग इन चीज़ों को कि भाई रात में नहीं जाना चाहिए ऐसी जगहों से। लेकिन अब इनकी मजबूरी थी क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था, इनको उसी रास्ते से जाना था। तो उसने ट्रक वाले से बोला कि तुम एक काम करो, मैं अपनी बाइक से आगे आगे रहता हूँ। और वो ट्रक वाला उस इलाके का नहीं था, मतलब उस गांव का नहीं था, तो उसको उस जगह के बारे में भी इतना नहीं पता था, उस पर्टिकुलर पैच के बारे में, वो जो जंगल के बीच में पड़ता था रास्ते का। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं अपनी बाइक आगे आगे रखता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आना, और गाड़ी रोकना नहीं है, ट्रक रोकना नहीं बिल्कुल भी। उसने कहा ठीक है। फिर 10-11 बजे वहां से निकलने लगे धीरे धीरे। अब करीब 20-25 किलोमीटर का वो टोटल रास्ता था वहां से शहर से इनके गांव तक का। अब हुआ क्या कि जब ये उस पर्टिकुलर पैच पे पहुंचे ना, वो ट्रक बंद हो गया इनका अपने। ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज होती है कि ट्रक बंद हो जाना, बाइक बंद हो जाना। ये पैरानॉर्मल चीज कोई आपका ध्यान अपनी तरफ लेके आना चाहती है या आपको परेशान करना चाहती है तो सबसे पहले आपको रोकती है वो। ऐसा बहुत सी स्टोरीज में मैंने देखा है कि आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। ठीक है। तो उनका ट्रक बंद हो गया। अब इसके पापा को तो आता नहीं था ट्रक ठीक करना, तो ड्राइवर उतरा, उसने चेक वेक किया तो उसने बोला कि भाई इसमें तो कुछ फॉल्ट हो गया है, किसी मैकेनिक को ही लेकर आना पड़ेगा, मैं भी ठीक नहीं कर पाऊंगा इसको। तो उसके पापा बोले कि अब क्या करें। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम एक काम करो, अपने ट्रक को लॉक कर दो और मेरे साथ बाइक पे बैठो, हम पकड़ के दूसरे गांव से किसी मैकेनिक को लेकर आते हैं। क्योंकि उसके पापा को तो पता था कि वो जगह सेफ नहीं है, वहां पे रुकना सेफ नहीं है। लेकिन वो ट्रक वाला बोला कि नहीं, मेरा ट्रक है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा इसको, चोरी हो गया या कुछ भी हो गया। अब वो बेचारा गरीब ही होगा कोई, उसने भी सोचा कि मैं अपने ट्रक को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। तो उसके पापा ने उसको काफी इंसिस्ट किया, लेकिन वो नहीं माना। वो कह रहा कि नहीं, मैं अपने ट्रक में ही रहूंगा, तुम जाओ बिठा के ले आओ अपनी बाइक पे जो भी मैकेनिक है उसको। ठीक है। उसके पापा बोले ठीक है, मैं लेकर आता हूँ, लेकिन तुम एक काम करना, तुम ट्रक के अंदर बैठ जाओ और इसको अंदर से बंद कर लेना, खोलना नहीं ट्रक को बिल्कुल भी, ना इसके ट्रक से बाहर निकलना। वो कह रहे ठीक है, आप जाओ, मैं आप देख लूंगा, मैं नहीं निकलूंगा ट्रक से बाहर। फिर उसके पापा चले गए। फिर वो आए, आधे पौने घंटे बाद किसी मैकेनिक को लेकर आए। तो अब ट्रक तो ऊंचा होता है ना, वो नीचे की तरफ खड़े थे, तो उन्होंने देखा कि वो ट्रक वाला दिख नहीं रहा है।
तो उन्होंने काफ़ी आवाज़ें मारी, लेकिन वो फिर भी दिखाई नहीं, उसकी कोई आवाज़ नहीं आई ना, वो बाहर निकल के आया। तो इन्होंने साइड में ट्रक के ऊपर चढ़ के देखा, तो ऊपर चढ़ के देखा तो वो बेहोश पड़ा था अंदर, ट्रक के अंदर ही सीट पे। फिर उन्होंने खूब जो है खिड़की पे हाथ मारा, आवाज़ें लगाई, तो उसकी आँख खुली तो वो डर के बाहर देखने लगा कि कौन आवाज़ मार रहा है। मतलब बहुत बुरी तरह डरा हुआ था उस टाइम पे वो। तो फिर जब उसने देखा कि वही आए हैं जो जिनके साथ वो जा रहा था, तो फिर उसने अपना वो खोला गेट और उसके पापा को बताया कि भाई आप आ गए हैं। फिर अब इसके पापा जानते थे कि वो जगह ठीक नहीं है, लेकिन उसकी हालत देख के वो समझ गए थे कि 100% उसके साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ है। लेकिन उन्होंने उस वक्त तो उससे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उस वक्त उन्होंने बस मैकेनिक से बोला कि भाई तुम एक काम करो, जल्दी से ट्रक को अपना जैसे तैसे चलने की हालत में कर दो उसको। उन्होंने उस टाइम उससे कुछ नहीं पूछा। और अब वो मैकेनिक भी देख ही रहा था कि भाई ऐसी हालत हो रखी है इसकी, ऐसे तो वो भी डर गया। तो एंड में फिर क्या हुआ, ये सारे इनके गाँव में ही चले गए, इसके पापा के साथ इनके पापा के गाँव में चले, वहीं रुके पूरी रात। फिर सुबह उस ट्रक वाले ने बताया कि इसके साथ क्या हुआ था पूरी बात। मतलब वो रात में तो इतना डर गया था कि वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था। फिर सुबह जब वो नॉर्मल हुआ तो उसने बताया कि भाई जब आप चले गए थे ना, तो मैं अंदर ही बैठा हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे टॉयलेट लगी, तो मैं ट्रक से उतर के साइड में जाके टॉयलेट करने लगा। अब मैंने टॉयलेट तो कर ली थी, उसके बाद फिर मेरे को अपना बीड़ी सिगरेट पीने का मन हुआ, तो मैं वहीं रोड के बगल में खड़ा बीड़ी पीने लगा। लेकिन बीड़ी पीते पीते आगे जंगल में से मेरे को किसी औरत और बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई औरत जो है ना आवाज मदद मांग रही है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। तो ये थोड़ा सा देखने के लिए अंदर 40-50 कदम दूर अंदर जंगल में चला गया। अब हुआ क्या, जैसे ही जंगल में गया 40-50 कदम अंदर, इसका पैर किसी चीज ने पकड़ा और घसीटता हुआ इसको अंदर लेके जाने लगा बहुत ही स्पीड से। इसको दिख नहीं रहा था कि कौन घसीट रहा है इसका पैर, लेकिन कोई अंदर लेके जाने लगा। और अंदर जाने के बाद में, थोड़ा सा अंदर जाने के बाद में उसको छोड़ दिया, उसको वहीं मतलब घसीट के ले जाके छोड़ दिया। अब ये डर तो नेचुरल सी बात है, कोई भी डर जाएगा ऐसे में, तो ये तो बुरी तरह डर गया और फिर वहां से भागने लगा। अब इसको डायरेक्शन का भी सेंस नहीं था, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये भागता भागता अपने ट्रक के पास ही पहुंच गया। ट्रक के पास पहुंचा, फिर इसने ट्रक खोला। अब ट्रक तो खराब था, जा भी नहीं सकता था ये, तो इसने ट्रक को बंद करा और अंदर ही उसके अंदर छुप के बैठ गया। अब क्या हुआ, अंदर जब ये बैठा था तो इसको जो साइड व्यू मिरर होता है ना, उसमें पीछे से एक औरत आती दिखाई दी। उस औरत की गोद में था एक बच्चा। तो वो औरत आती थी, उसने वही ट्रेडिशनल जो उड़ीसा में गांव वाले कपड़े पहनते हैं, वो वाले कपड़े उसने पहन रखे थे। तो वो औरत आई और इसकी खिड़की पे हाथ मारने लगी कि खोलो दरवाजा खोलो, वो निकलो बाहर निकलो। तो इसने बोला नहीं मैं नहीं खोलूंगा। तो कौन हो तुम? वो कह रही कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, इसको तुम्हारा खून पीना, तुम बाहर निकलो। तो वो तो डराए तो हुआ ही था बुरी तरह। अब इसको तो देख के वो और डर गया, अपना जो भी था भगवान का नाम लेने लगा। उसके ट्रक में एक वो छोटा सा वो भी लटका हुआ था जो लटकाते हैं ट्रक वाले, उसमें भगवान की फोटो लगी हुई थी। तो उस भगवान का नाम लेने लगा, लेकिन इसने दरवाजा नहीं खोला। वो काफी देर तक औरत उसकी खिड़की में हाथ मारती रही। फिर जब इसने नहीं खोला ना, तो फिर वो ट्रक के आगे जाके खड़ी हो गई और नाचने लग गई, बच्चे को गोद में लिए नाचने लग गई अजीब तरीके से। और फिर नाचते नाचते कुछ देर नाची, फिर वो बैठ गई वहां पे। और अब ये तो दुबका हुआ था नीचे अंदर ट्रक की जो इसकी कैबिन थी उसमें, और दुबक के देख रहा था बाहर। फिर बैठने के कुछ देर बाद वो औरत वहां से गायब हो गई। तो तब तक तो इसकी भी डर के मारे बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। अब ये सोच रहा था कि यार वो कब लोग आएंगे, कब ट्रक ठीक होगा, कब जाएंगे। अब इसको कुछ देर बाद फिर एक आदमी और आता दिखाई दिया। हे भगवान। उस आदमी ने कंधे पे ना एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी। अब पहले तो उसको लगा कि हो सकता है आसपास के किसी गांव का कोई आदमी होगा, तो उसको थोड़ा सा मतलब रिलीफ मिला कि चलो एक आदमी आ रहा है, इसको मैं बताऊंगा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। और लेकिन फिर जैसे वो आदमी इसके पास आने लग गया ना, तो उसने नोटिस किया कि उसमें से एक अजीब सी बदबू आ रही थी उस आदमी में से, बहुत ही गंदी बदबू। तो उसने खोली नहीं खिड़की, ट्रक की खिड़की। फिर वो आदमी खुद ही इसके पास में आ गया। अब एक और चीज यहाँ पे इसने ये बताता है कि जब वो आ रहा था ना सामने से, तब तो उसकी हाइट नॉर्मल थी, जैसे एक नॉर्मल हाइट होती है आदमी की। लेकिन जब तक वो ट्रक के पास पहुंचा ना, वो इतना लंबा हो गया था कि वो बाहर से ही इसको देख पा रहा था, अंदर से ही।
फिर इसने बाहर से ही उस आदमी ने इससे बोला कि खिड़की खोलो, मुझे बीड़ी चाहिए, बीड़ी दो मेरे को। बोला नहीं, मैं कोई बीड़ी नहीं दूंगा, और उसने नहीं खोली खिड़की। फिर इसने भी काफी धमकियां दी कि खोल रहा नहीं, तेरे को काट दूंगा, मैं ही मार डालूंगा तेरे को, ये सब काफी धमकियां दी उसको। लेकिन अब एक और चीज मैं अपनी ओपिनियन बता दूं कि वो जो भी चीजें थी ना, वो बाहर से तो उसको परेशान कर रही थी, इसको बाहर आने को कह रही थी, लेकिन वो कैबिन के अंदर नहीं आ पा रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद होता क्या है ना, हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे हमारे देवी देवता आ जाते हैं वहाँ पे। ऐसा होता है बहुत सी जगहों पे, हमारे पितर आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उस पर्टिकुलर कैबिन के अंदर शायद इसका कोई देवी देवता होगा, इनकी लोकल डीटी होगी कोई, या इनका कोई पितर होगा जो कि शायद उस चीज को अंदर नहीं आने दे रहा था। तो वो बाहर बुला रहे थे इसको, लेकिन खुद अंदर नहीं आ पा रहे थे। वही। तो फिर वो कुल्हाड़ी वाला आदमी भी अंदर जाके बैठ गया, वो सामने टक के आगे जाके बैठ गया, अपना कुल्हाड़ी साइड में रख के। और पहले तो वो बदबू इतनी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो बदबू इतनी तेज हो गई कि ये बदबू में दम घुटने के मारे वहीं बेहोश हो गया। और फिर जब उसका होश आया तो वो आ रखे थे वो उसको लेने के लिए। फिर जो है क्या बोलते हैं, एक और चीज़ जो मतलब गांव में होते हैं ऐसे पुराने बूढ़े बाबा जो कि इन तरह की चीज़ों, इस तरह की चीज़ों के बारे में जानते हैं अच्छे से। तो वो भी साथ में थे जब ये बता रहे थे बात। हाँ, तो उन्होंने भी बताया कि तूने ये बहुत अच्छा किया कि जो तू ट्रक से नहीं निकला। अगर तू ट्रक से निकल जाता तो तू बिल्कुल भी नहीं बच सकता था, वो पक्का तू मारा ही जाता फिर कल। और वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पे मतलब क्राइम्स तो हुए थे बहुत सारे लोग लापता भी हुए थे। मतलब कि उस रास्ते से जाते हुए गायब हो गए, उनकी गाड़ी वहीं खड़ी मिलती, वो लोग वहाँ पे नहीं मिलते। तो आई एम श्योर कि उस ट्रक वाले के साथ भी 100% कुछ ना कुछ ऐसा ही होता अगर वो ट्रक से निकल जाता। ओके, सो मैं ना बहुत अच्छे से इमेजिन कर पाता हूँ चीज़ें। और मैं ना ऐसे पूरा सिनेरियो जंगल, और मैं अभी देहरादून गया था तो मैं जंगलों के बीच से ही जा रहा था। अच्छा। तो देहरादून से ऋषिकेश का रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता है, तो मैं वो पूरा एक इमेजिन कर पा रहा था कि कैसे ट्रक रुका होगा, कौन आया होगा और क्या होगा। और ये कितना ज़्यादा डरावना है क्योंकि रात को जंगल अलग लगता है। बिल्कुल। और ये रात का केस है कि अंधेरा हो गया, 10-11 बज रहे हैं। और आई डोंट नो, अगर मैं होता वहाँ पे तो मैं क्या करता। अच्छा, कुछ सवाल अब मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा था ट्रक ड्राइवर की जगह। तो और आपने इतनी सारी स्टोरीज पढ़ी हैं, सुनी है, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी इसके रिगार्डिंग। तो क्या कर सकते हैं हम अगर ऐसा कोई सिचुएशन में इंसान फंसता है कि क्या हमें हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, क्या हमें भगवान को याद करना स्टार्ट करना चाहिए, देवी देवता को, पितृ को, क्या करें उस टाइम पे? देखो मैं आपको बताऊं, मैं अपने चैनल पे हजारों स्टोरीज डाल चुका हूँ, रियल इंसिडेंट्स। तो होता क्या है ना, हालांकि मैं खुद कोई तांत्रिक बाबा नहीं हूँ और ना मेरे पास ऐसी कोई सिद्धि है, लेकिन होता क्या, जब आप इतने सारे रियल इंसिडेंट्स को बताते हो तो आपको पैटर्न समझ में आने लग जाता है चीजों का। कि क्या होता है, ब्लैक मैजिक होता है तो क्या होता है लाइफ में, किस तरह के चेंजेस आते हैं, तो ये सब पैटर्न समझ में आने लगता है। तो यहाँ पे तो ये जो रास्ता था ना, इससे तो बचने का एक ही तरीका था कि रात में उनको जाना ही नहीं था उस रास्ते से। अब ये गए उस रास्ते से तो वो पैरानॉर्मल चीज तो इफेक्ट करेगी फिर उनको, क्योंकि वो उनका गढ़ होता है। एक जगह इनकी ऐसी होती है जहाँ पे इनकी ताकत सबसे ज्यादा होती है। तो मेरे ख्याल से वो जो पर्टिकुलर पैच था वहां पे उस चीज की, अब वो औरत जो थी ना, एक और चीज मैं बताना भूल गया, वहां पे किसी जमाने में औरत का रेप हुआ था और उसके बच्चे को मर्डर हुआ था। तो मेरे ख्याल से वो औरत वही थी, वो शायद प्रेत बन चुकी थी और वही परेशान करती थी वहां पे। तो इस सिचुएशन में तो बचने का तो यही तरीका कि भाई ऐसे रास्तों से आप मत जाओ। और अगर आप फंसी गए हो ऐसे सिचुएशन में तो फिर तो लास्ट रिजॉर्ट आपके पास कुछ नहीं है, आप जिस भी देवता को मानते हो उसका नाम लेते रहो और बस, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंसान में इतनी ताकत नहीं होती वो इन चीजों का सामना कर सके। आप देवी देवता का नाम लो तो वो आप बच सकते हो, नहीं तो और कुछ नहीं हो सकता। आप वो भी सब नहीं बच सकते क्योंकि आप कितने अलाइन हो उनके साथ, अपने देवी देवता के साथ, भगवान के साथ। देखो देवी देवता भी जो है ना, आपकी पूजा पाठ एक हद तक ही आपको बचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह के रैंडम भूतों से तो वो हो सकता है आपको बचा लें, लेकिन अगर आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक ही कर दिया तो फिर तो आपको पूजा पाठ भी नहीं बचा पा सकता है आपको। फिर क्या सॉल्यूशन है? फिर तो आपको किसी बाबा के पास, तांत्रिक के पास ही जाना पड़ेगा, वही बचा सकता है आपको। ओके। इनफैक्ट ये जितने भी आजकल यूट्यूब पे आप बहुत सारे बाबा हैं, उनके आप देखोगे चैनल वीडियोस, तो जितने पे भी ब्लैक मैजिक हो रहा है सब आस्तिक लोग ही होते हैं। नास्तिक तो कोई नहीं होता, सब पूजा पाठ भगवान को मानने वाले लोग होते हैं।
लेकिन फिर भी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, वो परेशान होते हैं, उनकी फैमिली में जो है ना परेशानी आती है, डेथ्स होती हैं। तो पूजा पाठ एक हद तक आपको बचा सकता है, लेकिन अगर किसी ने ब्लैक मैजिक ही कर दिया और तो वो पूजा पाठ ब्लैक मैजिक से आपको ऐसा नहीं कि वो बचा देगा, आपको किसी की हेल्प के लिए जाना पड़ेगा, फिर उसका तोड़ ढूंढना। हाँ, जो कि एक्चुअली ये क्रियाएं की जाती है ना। ब्लैक मैजिक में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एंटिटी को भोग दिया जाता है कि भाई हम तुमको ये दे रहे हैं, तुमको बदले में हमारा ये काम करना है। तो वो चीज उस भोग के बदले में उसका नुकसान करती है, उसको परेशान करती है, किसी के ऊपर जिन छोड़ दिया, भूत छोड़ दिया, प्रेत छोड़ दिया, इस तरीके की चीजें। तो आप उनसे नहीं बच सकते हो, बदले में आपको किसी ऐसे इंसान के पास जाना पड़ेगा जो कि उस क्रिया को काट सके जो कि उनके ऊपर करी गई है, तभी आप बच पाओगे। सिर्फ पूजा पाठ के भरोसे तो यहां तक बचा सकते हैं वो आपको कि आपकी जान नहीं जाए, लेकिन और बहुत सारी नुकसान वो आपको कर देंगे। ओके, आप इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, आई गेस बचपन से ही आपका इंटरेस्ट होगा। हाँ, बचपन से था हॉरर स्टोरीज देखने, मतलब हॉरर मूवीज देखना था, हॉरर फिल्म्स तो देखने। आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर तो देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, डर तो लगता है। हाँ, डर लगता है, लेकिन ऐसा ना समझ में आने लगी है बहुत हद तक चीजें कि अगर हम घर पे बैठ के मूवीज देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कोई चीज आपको नहीं पकड़ेगी। वो तब तक नहीं पकड़ेगी जब तक या तो आपके ऊपर किसी ने कुछ भेजा नहीं है ब्लैक मैजिक करके, या वो घर ही हॉन्टेड नहीं है। अगर वो घर हॉन्टेड नहीं है तो आप देख लो आराम से, कोई चीज आपको नहीं पकड़ने वाली। ओके, अपने आप कोई चीज बाहर से चल के नहीं आएगी। ऑनलाइन इतनी सारी वीडियोस आती हैं जहाँ पे कोई रैंडम स्ट्रीट लाइट में स्ट्रीट कैमरास में या फिर कोई रिकॉर्ड कर रहा है, कुछ बहुत फिशी सी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। तो वो क्या रियल होती है या हमको माने, क्या समझे उसको देख के? देखो 99.99% तो सब फेक ही होती हैं। ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर कोई रिकॉर्ड हो भी रही है ना चीज, तो आप ये समझ जाओ कि वो अपनी मर्जी से रिकॉर्ड हो रही है। वो चाहती है हाँ, वो चाहती है रिकॉर्ड होना, अगर वो ना चाहे तो वो रिकॉर्ड ना हो। ओके, ये बिल्कुल फैक्ट है। बाकी मैं इन चीज़ों पर रिसर्च करता रहता हूँ। मेजोरिटी जो भी यूएफओज के वीडियोस हैं, घोस्ट साइटिंग के वीडियोस हैं, गोट मैन के वीडियोस हैं, इस तरह की चीज़ें, ये मेजोरिटी फेक होते हैं। थोड़े बहुत हो सकते हैं, इंडिया में तो नहीं मेरे ख्याल से। जो वेस्टर्न कुछ चैनल्स हैं उनके ऊपर मतलब वो रिसर्च करते हैं, तो ब्लॉब होते हैं, वाइट कलर के ब्लॉब्स से आते हैं, मतलब ऐसे उड़ते हुए दिखते हैं। अच्छा, हाँ, वो रियलिटी होती है, वो रियल होते हैं। वो पैरों में, मतलब कि मरने के बाद जो आत्मा होती है ना, वो इतनी बड़ी नहीं रह जाती जितना हमारा साइज होता है, वो तो बिल्कुल छोटा सा साइज हो जाता है उसका। हाँ। तो वो अगर मैनिफेस्ट कर रही है इंसान के रूप में तो अलग चीज है, लेकिन अगर वो नॉर्मल घूम रही है आत्मा के रूप में, तो फिर तो वो छोटा सा ही रूप उसका दिखता है। आपका कभी कोई एनकाउंटर हुआ? नहीं, मेरा पर्सनल तो ऐसा कोई एनकाउंटर नहीं हुआ है। चाहते हो आप हुए? नहीं, मैं नहीं चाहता। मुझे नहीं मिलना है भूतों से। क्यों? आपको इंटरेस्ट तो है, क्या पता। नहीं, इंटरेस्ट होना एक अलग चीज है, ऑडियंस को जो है एंटरटेन करना चाहता हूं मैं, लेकिन होता क्या है ना कि एक बार इन चीजों से सामना हो जाए तो आपकी लाइफ फिर थोड़ी चेंज हो जाती है। आप ना इन चीजों से डरने लगते हो। जैसे बहुत सारे व्यूअर्स मेरे को बोलते हैं कि भूत नहीं होते हैं, हम नहीं मानते, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप भूतों को नहीं मानते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके भूत को मानने या ना मानने से। प्रॉब्लम शुरू होती है जब ब्लैक मैजिक हो जाता है किसी के ऊपर। तो ब्लैक मैजिक हो गया तो भूत को नहीं मानोगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन ब्लैक मैजिक किसी ने कर दिया तो फिर नुकसान होगा। फिर कोई ऐसा किस्सा है जो आप बता सको, कोई भी, जो लोगों, क्योंकि लोग आपको स्टोरीज भेजते हैं असली की जो उनके साथ बीती है, कोई एक ऐसा किस्सा जिसमें वो ब्लैक मैजिक से लड़के बाहर आए हो और उन्होंने तब आपको ये सब बताया, तो उनका क्या मतलब, अगर आप उनसे बातें करते हो तो आप एक इंसान को समझ पाते हो, तो क्या आपने देखा कि यार कितने हद तक वो परेशान है, डरे हुए हैं, या वो निकले हैं, कुछ भी एक चीज जिसने आपका दिल दहला दिया हो? ठीक है, एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ब्लैक मैजिक की स्टोरीज तो बहुत हैं, लेकिन अभी एक मतलब स्टोरी तो नहीं है, एक रिसेंट मेरे को एक इंसिडेंट के बारे में पता चला था जी। एक गुरुजी हैं, उन्होंने बताया था, उनके पास कोई मदद के लिए आया था, जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था। अब हुआ क्या था कि अभी तो वो उस लेडी की एज बहुत हो चुकी है मेरे ख्याल से, अब तो उनका लड़का भी 35 साल का हो चुका है, लेकिन ये उनके ऊपर ब्लैक मैजिक तब किया गया था जब उसकी नई नई शादी हुई थी उस लेडी की। मतलब 35-40 साल पहले उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करा गया था ये। तो ये ब्लैक मैजिक इतना लंबा भी चल सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम में खत्म हो जाता है।
इतने सालों से इफेक्ट। हाँ, एक्चुअली डिपेंड करता है कि ब्लैक मैजिक करा किस मकसद से गया है। उनका बिजनेस तबाह करने के लिए, उनकी लाइफ में परेशानियां करने के लिए, या जो है उनको खत्म करने के लिए ही, है ना। बहुत सारे इसके तरीके होते हैं मैजिक, ब्लैक मैजिक के। तो इनके ऊपर जो करा गया था वो इनकी पूरी प्रॉपर्टी, घर में कलेश वलेश मारने के लिए नहीं किया गया था, परेशान करने के लिए किया गया था, जिंदगी नरक बन जाए। हाँ, इस तरीके से इसी मोटिव के साथ में करा गया था। तो बेसिकली उनके साथ में ज्यादा कुछ तो नहीं बताया था गुरुजी ने मेरे को। उन्होंने बताया था कि वो लेडी थी, जब उसकी नई नई शादी हुई थी ना, तभी उसके ऊपर कर दिया गया था वो ब्लैक मैजिक। किसी रिश्तेदार ने, जलन के मारे, मेरे ख्याल से या तो वो लेडी बहुत सुंदर थी, इस वजह से शायद उसके ऊपर कर दिया था। तो उस लेडी के ऊपर जिन को छोड़ दिया गया था, जिन को। तो वो क्या करती थी, रात रात में उठ के, गांव में रहती थी, तो गांव में तो जो वो क्या बोलते हैं, शमशान घाट होते हैं, पास में ही होते हैं, ज्यादा दूर नहीं होते, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होते हैं। तो वो रात रात में उठ के ना शमशान घाट में जाके बैठ जाया करती थी वो लेडी। अच्छा। हाँ, तो उसके घर वाले उसको पकड़ के लेकर आते। हाँ। तो उस टाइम पे भी कोशिश करी थी उन्होंने काफी उसको ठीक करवाने के लिए, लेकिन करवा नहीं पाए। फिर अब एक नॉर्मल लेडी की डिलीवरी कितने महीने में हो जाती है? 8-9 महीने में, मैक्सिमम 10 महीने में, क्योंकि 10 महीने के बाद तो बच्चा इतना बड़ा हो जाता है ना, एक औरत की बॉडी उसको मतलब अंदर रख नहीं सकती उसको बॉडी। लेकिन उस औरत का बच्चा 13वें महीने में पैदा हुआ था। ओके। उसके ऊपर ऐसा कर दिया था कि वो 13वें महीने में जाके बच्चा वो पैदा हुआ था। और वो जो लड़का पैदा हुआ था वो आज 35 साल का हो चुका है। और तभी से उनके पास चलता आ रहा है। किसी जमाने में उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वगैरह हुआ करती थी, लेकिन आज उनका सब कुछ, उस औरत के हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है, सब कुछ मतलब बर्बाद हो चुके हैं। तो वो गुरुजी के पास में आया था, तो गुरुजी ने मेरे को बताया था कैसे पता चलेगी किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है। वैसे तो इसका कोई ऐसा डेफिनेट जवाब नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कुछ क्लूज होते हैं जो कि पता चल जाते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्लू होता है आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होना। चलो मैं बताता नहीं हूँ इस बात के बारे में, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। मेरी लाइफ में मेरे को कभी डार्क सर्कल्स नहीं हुए थे लाइफ में जी। मेरी मदर का कलर भी फेयर था, मुझे भी फेयर कलर मिला था, और मैं बचपन से बहुत सोता था। तो मेरे को कभी डार्क सर्कल्स नहीं हुए थे। लेकिन पिछले 1.5-2 साल में मेरे ऑटोमेटिकली डार्क सर्कल्स आ गए थे। ओके। तो ये जिन गुरुजी से मैं मिला था ना, मैं इसी चक्कर में मिला था कि मेरे ऊपर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। हालांकि मैं उसको पब्लिकली शेयर नहीं करता हूँ कभी भी, और मतलब बहुत ही पर्सनल कुछ ऐसी चीजें, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, ये डार्क सर्कल्स आना एक ऐसा क्लू होता है। ये ऐसा नहीं है कि जिसके भी डार्क सर्कल आ रहे हैं उसको वो ब्लैक मैजिक है, लेकिन ब्लैक मैजिक आते हैं ऐसे में, क्योंकि वो आदमी ना ठीक से सो नहीं पाता रात में। आप सो नहीं पा रहे थे? हाँ, आंख खुलती थी, ऐसा फील होता था जैसे कोई हिला रहा पकड़ के, दिखता नहीं था। और ये सब कुछ चीजें ना इतनी स्पॉन्टेनियसली होती हैं कि आप सोचते हो कि नहीं यार ऐसे ही हुआ होगा, इतना स्पॉन्टेनियसली होता है। और धीरे धीरे है ना, ओवर द इयर्स सब कुछ बर्बाद होने लगता है। ऐसा होता है ये। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये तो एक टिपिकल क्लू होता है कि घर में आपस में कलेश होना, छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन होनी एक दूसरे से, शक्ल देखते ही, जहाँ पे है ना पहले सब कुछ अच्छे चल रहा था। और हेल्थ इफेक्ट होती है इसमें बहुत ज़्यादा। ऐसे हेल्थ तो इतनी इफेक्ट हो जाती है कि आदमी सूखे के कांटा हो जाता है। लेकिन ये उसी केस में होता है जब वो मारण क्रिया की जाती है। तो जब किसी को मारने के लिए किया जाता है तो वो फिर धीरे धीरे उसको सुखा देती है चीजें, अंदर से खत्म करती है। हाँ, अंदर से खत्म कर देती है। वो खाना छोड़ देता है, खाना खाते हैं तो खाते ही उल्टी हो जाती है। इस तरह की चीजें उनके साथ में फिर होने लगती है। समझ आ गया था कि आप पे ब्लैक मैजिक हुआ? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया था। फिर वो तो बाय चांस की बात है कि मैंने अपनी फोटो भेजी थी उनको। अच्छा। तो उन्होंने मेरे डार्क सर्कल्स देखे। ठीक है। और तुक्के की बात देखो, मेरे भी डार्क सर्कल्स थे, मेरी वाइफ के भी डार्क सर्कल्स थे, मेरी बेटी के भी डार्क सर्कल्स थे। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो तुम्हारे पूरे फैमिली के ऊपर कुछ करा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हाँ। तो अब जब उन्होंने बताया तो इतना तो मुझे भी नॉलेज थी कि हाँ यार, तो डॉट्स को कनेक्ट किया फिर मैंने कि पिछले महीनों से कुछ टाइम से मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो मैंने रियलाइज किया कि हाँ पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर उन गुरुजी से मैं मिला था। माँ तारा का मंदिर है ना एक वेस्ट बंगाल में, तारापीठ का, तो उसके गुरुजी हैं, बहुत ही बड़े अघोरी हैं वो। तो उनसे मैं मिला था, उन्होंने फिर करा। ज्यादा कुछ नहीं करा था, मतलब जैसे हम तो यूट्यूब पे देखते हैं एक्सोर्सिज्म में बातें करते हैं, भूत को बुलाते हैं, ये वो 50 तरह के ड्रामे। उन्होंने कुछ नहीं करा था। हवन करते हैं, हर एक का अलग अलग तरीका होता है।
उन गुरुजी का तरीका ये था कि वो हवन पे माँ तारा को बुलाते हैं। ओके। तो उन्होंने हवन पे माँ तारा को बुलाया और मेरे को पास में बिठा के बस सर पे हाथ रखा। हाँ। हाथ रख के 10-20 सेकंड कुछ मंत्र पढ़ा, बस खत्म इसी में। गॉड। ओके। एक किस्सा है मेरे पास भी, आपको बताऊंगा बाद में, कि ब्लैक मैजिक का ही थोड़ा सा। बट मेरे को ये जानना है कि उसमें यही तक पता लग जाता है जब ये कोई ऐसे गुरु होते हैं तो ये तक बता सकते हैं कि किसने किया है, किस इंटेंशन से किया है, तो ये सब पता लगा था आपको? नहीं, एक्चुअली बता तो देते हैं, उन गुरुजी को भी पता है कि किसने किया, लेकिन वो थोड़े अलग टाइप के गुरुजी हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो बात ही नहीं करते, वो सीधा काम करते हैं। उन्होंने बोल दिया कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मैंने ठीक कर दिया, आज के बाद तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं परेशान कर सकती इस तरह की चीजों से। तो उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन बहुत से ऐसे हैं वो बता देते हैं। हालांकि मेजोरिटी जो है ना बाबा, वो बताते नहीं है। नहीं बताते। हाँ। आई नो, क्योंकि जो फैमिली में मेरे किस्सा था तो उसमें भी नहीं ऐसे डिस्क्लोज होता है सारी चीजें। तो बताऊंगा मैं आपको, नोन नहीं था सारा ऐसे कि जो पता लगी थी चीजें। द थिंग इज कि वो इसलिए भी नहीं बताते कि फिर आपके दिमाग में ये चीजें आ जाती है। नहीं, वो एक्चुअली उसका मेन रीजन ये होता है कि वो बता देंगे तो आप उनसे जाके लड़ोगे फिर जिसने करवाया। हाँ, और फिर वो और चीजें होंगी। तो इससे अच्छा है कि अवॉइड करो, इग्नोर करो, वो ज्यादा बेटर रहता है। बट मेरा ये सवाल पूछने का मोटिव ये है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो इनोसेंट है, एंड जितने हद तक मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, समझी हैं, मेरे को समझ आता है कि करने वाले आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कोई बाहर का, कोई दूर का नहीं होता, आपके कोई घर के क्लोज वन, कोई जो आपसे एक्चुअल में आपके साथ के हैं पर आपके साथ के नहीं होते, वो ही करते हैं। तो ब्लैक मैजिक का जितने भी मैंने केस स्टडीज़ पढ़ी हैं, देखी हैं, उसमें यही पता लगा कि हमेशा आपकी नहीं, वो कहते हैं ना, नाव वहीं डूबी जहाँ पानी कम था, हमेशा वहीं होता है ब्लैक मैजिक। नहीं देखो, होता क्या है ना, अब कोई स्ट्रेंजर है, मतलब मैं हूं या आप हैं, किसी स्ट्रेंजर को आपसे क्या मतलब? एग्जैक्टली। है ना, आपको या कोई ऐसा बंदा भी जिससे कि थोड़ी बहुत हायर होती है, उसको भी कोई मतलब नहीं है आपसे। आपसे कौन जलेगा? ब्लैक मैजिक तो वही करेगा ना जिसके दिल में आपके लिए गुस्सा होगा या इस तरह की कोई चीज होगी, जलन होगी। सबसे मेन रीजन होता है जलन इसका। तो जलेगा कौन? वही जलेगा जिसको हमारे बारे में पता होगा कि इतना कमा रहा है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, तो वही करते हैं। अब वो रहना चाहिए। हाँ, तो वो फ्रेंड्स, रिलेटिव से ही हो सकते हैं, पड़ोसी। अब इसमें भी कोई सावधानी बरती जा सकती है कि जैसे कि कहा जाता है कि आप किसी घर में सफ़ेद मिठाई मत खाओ, दूध मत पियो, या कुछ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, कि आप उन चीज़ों से बचते हो, बट या फिर सामने वाला अगर इतना स्ट्रांग है तो वो आप कुछ भी नहीं कर सकते और वो कर ही देगा। देखो, इसको एक तो ये है कि अगर आपको पता है किसी के बारे में कि आदमी इन तरह की चीज़ों के रहता है, बाबा बाबाओं के पास घूमता है, तो उससे दूरी बना के रखो। ओके, ठीक है, उसके ज़्यादा चक्करों में मत पड़ो, उस आदमी से उनसे दूरी रहो, उनके घर भर में मत जाओ। बाकी देखो, अब तो ऐसा है कि खाने पिलाने की भी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ तस्वीर के ऊपर ही वो लोग कर देते हैं। इतना कुछ हो गया, नाम बताओ, बाप का नाम बताओ, एड्रेस बताओ, उसी पे वो कर देते हैं, छोड़ देते हैं चीज़ों को। तो आप कहाँ तक बचोगे इन चीज़ों से? बहुत मुश्किल है बचना। तो जितना दूर रहो उतना अच्छा। हाँ, बस इससे तो बचने का तरीका यही है कि भाई अगर आपको पता है कि कोई ऐसा रहता है, इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो उससे दूरी बना के रखो, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई भरोसा नहीं होता। बस यही है इसका। तो बाकी हो गया तो फिर तो आपको जाना पड़ेगा हेल्प के लिए किसी के पास में। कितना स्केरी और कितना टॉक्सिक, डरावना और अच्छा नहीं होता ये सब। बट चलो, मूविंग ऑन, अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। आपने कहा था कि हम ऐसी स्टोरी डिस्कस करेंगे जो डरा देगी और मेरे को सोने नहीं देगी, तो अगली स्टोरी पे चलते हैं जो मेरे को डरा दे और ऑडियंस का भी। अगली स्टोरी ये मेरे को वेस्ट बंगाल से भेजी थी मेरे एक व्यूअर ने जी। 24 परगना करके कोई जगह है वहाँ पे वेस्ट बंगाल में। ठीक है। और ये एक मुस्लिम लड़का था, हालांकि रिलीजन को मतलब नहीं है इसमें, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ। तो हुआ क्या था, ये लड़का उन दिनों टीचर के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। ठीक है। 19-20 साल का लड़का होगा। काफ़ी टाइम पहले भेजी गए थे, मुझे एग्जैक्टली एज याद नहीं है इसकी। तो 20-21 साल का लड़का था। तो एक दिन इसका जो है एग्जाम आया है टीचर का। तो इसका जिस जगह पे सेंटर पड़ा था ना, वो काफ़ी दूर थी इसके घर से। वो इतनी दूर थी कि उसको रात में फिर वहीं रुकना था पेपर देने के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इतना नहीं था कि ये टाइम से पहुंच सके फिर अगले दिन वहाँ पे। तो क्या हुआ, ये एक दिन पहले चला गया। इसने सोचा था कि रात में जो है वहाँ पे किसी होटल वगैरह में रुक लेंगे, लेकिन गरीबी लड़का था, ज़्यादा पैसे वाला नहीं था। तो जो शहर के मेन होटल्स थे वो काफ़ी पैसे महंगे थे। तो इसने बोला कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं थे। तो फिर कुछ आसपास पता करने पे ना
अब वो जो एरिया है वो इतना बहुत हाईफाई एरिया नहीं है, सिटी टाइप एरिया नहीं है, वो छोटा सा कस्बा बोल सकते हैं उसको। कस्बा टाइप का एरिया था वो। तो वहाँ पे उसको एक होटल मिला, उस होटल का नाम था होटल हैप्पी होम्स। उस होटल का नाम भी बताया उसने। तो उस होटल में गया, तो उस होटल में उसने कमरा मिल गया उसको, मतलब इसके बजट में था वो रूम एक रात के लिए, तो उसने वहाँ पे अपना बुक कर लिया। अब बुक करा तो उस लड़के का नाम है शेख फाजिल, जिसके साथ ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। तो बुक कर लिया, फर्स्ट फ्लोर पे था वो रूम। और तो ये अपने रूम में जाने लगा, चाबी दे दी इसको, रूम में जाने लगा। तो जब ये रूम में जा रहा था ना गैलरी से होता हुआ, तो उससे पहले एक और रूम था जिसका कि दरवाजा खुला हुआ था और उसके अंदर एक लड़का बैठ के पढ़ाई कर रहा था। तो जब ये जाने लगा, उसकी नजर पड़ी उस लड़के पे। तो वो जो लड़का बैठा था वो भी उसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था जिस एग्जाम के लिए ये आया था। तो इसने एकदम से उसको देखा, तो उससे बात करने लगा कि आप भी उस एग्जाम के लिए उसने आए हो। तो तुक्के की बात थी कि उस लड़के का भी सेंटर उसी जगह पे पड़ा था, उसी स्कूल में जहाँ पे कि इसका सेंटर पड़ा हुआ था एग्जाम के लिए। तो ये थोड़ी बहुत देर बैठे, 10-15-20 मिनट, तो इनकी मतलब थोड़ा सा फ्रेंडशिप टाइप हो गई। फिर इसने शेख फाजिल ने उस लड़के को बोला कि मेरा जो रूम है जिसमें मैं रुका हूँ वो जस्ट बगल वाला ही रूम है, लेकिन मेरे को जो है रात में थोड़ा डर लगता है अकेले में, तो अगर आप टॉयलेट के लिए उठो तो मुझे बता देना। अब वहाँ पे जो तो टॉयलेट थे ना वो रूम्स के अंदर नहीं थे, वो कॉमन टॉयलेट था बाहर गैलरी से आगे की तरफ थोड़ा सा। तो उस लड़के बोला ठीक है, मैं रात में टॉयलेट के लिए उठूंगा तो मैं तुमको भी उठा दूंगा, तुम साथ आ जाना मेरे पे। उसने बोला ठीक है। इतना बोल के वो शेख फाजिल जो है अपना अंदर रूम में चला गया और थोड़ी बहुत देर उसने अपना पढ़ाई करी और फिर सो गया। अब फिर रात के करीब 2 बजे उसके दरवाजे पे भड़बड़ हुई, किसी ने नॉक किया दरवाजे पे कि फाजिल उठो, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। तो ये उठा और दरवाजा खोल के देखा तो आगे जहाँ पे टॉयलेट था वहां से इसको कोई साया सा जाता दिखाई दिया अंदर की तरफ। तो नेचुरल सी बात है, इसने सोचा कि वही है लड़का बगल वाला, मैंने तो उसको बोला ही था कि मेरे को उठा देना, तो उसी ने उठाया होगा। तो ये आगे आगे जाने लगा, आगे गया तो वहाँ पे कई सारे यूरिनल्स बने हुए थे, तो अपना जाके वहाँ पे टॉयलेट करने लगा ये। अभी जब ये टॉयलेट कर रहा था ना तो उसके पीछे से फिर से एक साया वहां से निकलता हुआ दिखाई दिया। तो उसको लगा कि वो लड़का जो था इसका दोस्त वो जा रहा है वहां से। तो उसने आवाज दी कि अरे बाबूराव, उसका बाबूराम था, उसका बाबूराम था या राव था, ऐसा कुछ नाम था उसका, कि अरे बाबूराव रुको, मैं आ रहा हूँ, रुको, मेरे को अकेले छोड़ के मत जाओ। मतलब ये लड़का बताता है कि मैं डरपोक था बहुत, मतलब ऐसे नॉर्मली कौन बताता है डरपोक, लेकिन उसने बता दिया था। तो लेकिन वो लड़का नहीं रुका, फिर ये जल्दी से जो है टॉयलेट करके बाहर निकला गैलरी में। तो गैलरी में तो कोई भी नहीं था, पूरी गैलरी खाली थी। मतलब भी इतनी, मतलब तुरंत ही आ गया था ये, इतनी जल्दी वो लड़का वहां से निकल नहीं सकता था, लेकिन पूरी गैलरी खाली थी। तो उसको थोड़ा सा अजीब लगा, तो ये जो है जल्दी से अपने रूम में गया और अंदर से बंद कर लिया। अब ये लेटने ही वाला था कि दरवाजे पे फिर से भड़बड़ हुई, बाहर से आवाज आई कि फाजिल दरवाजा खोलो। तो इसने डरते डरते पूछा कि भाई तुम बाबूराव ही हो ना या कोई और हो? कोई आवाज नहीं बाहर से। फिर 2 मिनट बाद फिर से भड़, फाजिल दरवाजा खोलो। इसने पूछा भाई तुम बाबूराव ही हो ना या कोई और हो? फिर से कोई आवाज नहीं, ब्लैंक। तो अब ये डर तो गया ही था बुरी तरह, डरपोक तो था ये, अब और बुरी तरह डर गया। ये कोने में जाके दुबक के बैठ गया। लेकिन वो बाहर से जो भी चीज थी ना बहुत जोर जोर से भड़बड़ाई जा रही थी। एक पॉइंट तो ये बताता है ऐसा है कि इसको लगा कि दरवाजा टूट ही जाएगा वो, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि ना तो इसने दरवाजा खोला ना वो दरवाजा टूटा। फिर 4-5 बार ऐसा हुआ, बीच बीच में कोई आता जोर जोर से दरवाजा भड़बड़ाता। फिर इसने दरवाजा नहीं खोला, आधे पौने घंटे बाद फिर एक औरत की आवाज आई बाहर से, आज तू बच गया, नहीं तो आज तेरा खून पी जाते। इस तरीके से बाहर से आवाज आई। उसके बाद तो जो है बिल्कुल वहीं पर ही बैठा और कोने में बैठे इसकी फिर आंख लग गई। फिर सुबह जब दिन निकला, खिड़की से रोशनी आई तो उसकी आंख खुली। अब तब तक थोड़ा सा डर भी इसका कम हो चुका था और जो है दिन भी निकल ही चुका था। लेकिन तब तक जो है इसका एग्जाम था सुबह 11 बजे का, लेकिन तब तक मेरे ख्याल से 8-9 बज चुके थे इसके, क्योंकि सोया तो था नहीं पूरी रात। तो फिर ये किसी तरह अपना सामान लेके बाहर निकला दरवाजे से, तो देखा कि वो जो इसके दोस्त था, जो उसका नया दोस्त बना था, वो भी अपने रूम में नहीं था, बाबू। तो हाँ बाबू। तो ये जल्दी से नीचे पहुंचा जो रिसेप्शन एरिया था, तो देखा कि बाबू वहां पे बैठा हुआ था। ठीक है।
तो इसने बाबू से बोला कि बाबू, मैंने तुमको बोला था कि रात में मेरे को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना, तो तुम मैं अकेला क्यों छोड़ दिया, मैं दरवाजे पे बार बार भड़ा क्यों रहे थे। तो वो कह रहा है कि भाई मैं तो ऊपर था ही नहीं, मैं तो नीचे आ गया था, मैं तो सोया भी रात में नीचे ही था। फिर उस बाबू ने इसको बात बताई पूरी। उसने बताया कि जब हम ऊपर सो रहे थे ना, तो नीचे होटल का मालिक आया था और उसने मेरे से बोला कि तुम उस लड़के को बोलो कि नीचे आके सो जाए, ऊपर ना सोए, ऊपर सोना ठीक नहीं है, रात में कुछ ना कुछ यहाँ पे हो जाता है। लेकिन बाबू बोला कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। बाबू भी डर गया ये बात सुन के, तो बाबू ने भी उसको नहीं उठाया, उस बेचारे को अकेला ही छोड़ दिया। बाबू भी रात में नीचे आके सो गया। तो फिर अब इनका टाइम हो रहा था जैसे तैसे, तो ये अपने जल्दी से अपने सेंटर वेंटर पे पहुंचे, पेपर दिया इन्होंने। फिर पेपर के बाद जब ये निकले तो एक उस पे किसी चाय की टपरी पे अपना चाय पी रहे थे और बात कर रहे थे इसी बारे में। तो जो वो था चाय वाला, तो उसने इनकी बात सुनी, तो उसने इनको पूछा कि बेटा तुम क्या बात कर रहे हो, कौन से रूम में रुके थे। तो उसने बताया जी मैं उस होटल के फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे में रुका था। तो उस चाय वाले ने इनको बताया कि तुमने बहुत बड़ी गलती करी उस कमरे में रुक के, और तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारे को नुकसान नहीं हुआ। फिर उस लड़के ने, उस चाय वाले ने बताया कि असल में कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले उस कमरे में एक जो है मतलब कपल आया था, कोई लड़की लड़का, उन दोनों ने वहाँ पे जो है फांसी लगा ली थी उसी पर्टिकुलर रूम में जहाँ पे ये सोया था। और उसके बाद से उनकी आत्मा उसी जगह पे भटकती है और रात में कोई भी जो है वहाँ पे सोता नहीं है। अगर बाई चांस नीचे की जगह खाली नहीं होती है तो होटल वाला कुछ घंटों के लिए ऊपर वाला रूम दे देता है, लेकिन रात में वो सोने नहीं देता ऊपर किसी को भी, और बुला लेता है रात में। लेकिन तुम्हारे साथ पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि तुम रात में सोए वहाँ पे, लेकिन फिर भी तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम बच गए। लेकिन स्टोरी यहीं पर ही खत्म नहीं होती है। ओके। फिर ये अपने घर चला गया, वहां से घर गया तो इसने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई जी। अब तब तक इसकी भी जो है मतलब होता क्या है ना, इस तरह के एक्सपीरियंस होने के बाद में इंसान इतना डर जाता है कि उसको फीवर आ जाता है। हाँ। तो उसको भी बुखार हो गया था। राइट। तो इसके घर वाले जो हैं एक किसी मौलाना के पास लेकर गए इनको। जैसे हिंदुओं में बाबा होते हैं ऐसे ही मुस्लिम्स में मौलाना और हाफिज वगैरह होते हैं। तो एक मौलाना के पास लेकर गए, तो उस मौलाना ने इस लड़के को देखा, तो उसने बताया कि ये लड़का इसलिए बच गया क्योंकि इसकी जो दादी है ना, जो मर चुकी है, वो इसके साथ रहती है हर समय। अच्छा। उस रात को जब ये लड़का उस टॉयलेट में था तो वो इसकी दादी उन दोनों आत्माओं का रास्ता रोक के खड़ी थी। और जब ये अंदर अपने कमरे में था ना, जब वो दोनों अंदर आना चाह रही थी आत्मा, तब भी वो उसका रास्ता रोक के खड़ी थी इसकी दादी, इस दादी की आत्मा, और उसने उनको रोका था इस अंदर आने से। अगर वो नहीं होती तो ये लड़का बचता नहीं बिल्कुल भी। फिर इस लड़के की मम्मी ने उनसे बोला कि भाई ठीक है, तो आप एक काम करो, उसकी दादी को भी हटा दो यहाँ से, इसके ऊपर से। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उसकी दादी जो है वो इसके सिर्फ अच्छे के लिए इसके साथ में, वो कभी भी इसका बुरा नहीं करेगी। तो उन्होंने फिर नहीं हटवाया। और फिर इस लड़के ने भी ये बात बताई कि अक्सर जो है जब भी बारिश होती थी ना, तो इसकी दादी की परछाई इनके घर के सामने खड़ी दिखाई देती थी। तो और इसकी दादी बचपन से ही जो है इसको बहुत प्यार करती थी, मतलब बहुत लाडला था अपनी दादी का। और इनफैक्ट इसकी दादी की जो ग्रेव थी, जो कब्र थे, वो भी इसी के रूम से थोड़ा सा मतलब कुछ ही कदम दूर थी, दिखती थी इसके रूम से। तो सिर्फ इसकी दादी की वजह से ही उस रात इसकी जान बची थी। और फिर कुछ टाइम बाद इस लड़के की शादी भी हो गई। शादी के बाद इसकी वाइफ ने भी इसकी दादी को देखा था उस साये को खड़े हुए। मतलब अक्सर वो घूमती थी, किसी को नुकसान नहीं करती थी। मतलब इस तरह की चीजें नुकसान करती हैं, लेकिन इसकी दादी नहीं करती थी, वो सिर्फ अच्छे के लिए साथ थी इसकी। और जो एग्जाम इसने दिया था, वो एग्जाम में भी ये पास हो गया था। और जब इसने मेरे को ये स्टोरी भेजी थी ना, तब ये टीचर की जॉब कर रहा था वेस्ट बंगाल में ही। वाह, कैसे कैसे एक्सपीरियंस होते हैं ना लोगों के। मतलब होता क्या है ना, जैसे हम लोगों के लिए अनबिलीवेबल लगती हैं चीजें कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा थोड़ा ना होता है, तो फिल्मों में होता है। लेकिन जब एक बार हो जाता है ना किसी के साथ में, तो फिर समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसा भी होता है। वो भी जब आप उन लोगों से मिलते हो, अब जैसे कि आज जो ये सब पहली बार सुनेंगे उनके लिए सब बकवास है,
जो ये 5-10 बार सुनेंगे वो थोड़ा थोड़ा सा सेंस बनाएगी जब चीज़ें कि हाँ यार एक पैटर्न होता है और ये चीज़ें हैं। फिर जब ये बहुत सारी चीज़ें जैसे आपको, अब जैसे मैं 10वीं बार में होऊंगा जो कैटेगरी में होऊंगा, या 10-15 बार सुन चुका होगा, तो मेरे को ये तो पता है कि हाँ ये गलत, झूठ नहीं है, होती हैं ऐसी चीज़ें, पर मेरे साथ नहीं हुई है। और एक होता है कि मैंने इतनी सारी पढ़ ली हैं कि अब मेरे को इतना तो शॉर्ट ही है कि यार ये होती हैं और ये होना भी बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि आप बस मुंह फेर लोगे तो ये होगा ही नहीं, ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। जस्ट आपको थोड़ा सा संभले रहना है, वाइज रहना है, भगवान से जुड़े रहना है और बाकी सारी चीज़ें। बहुत सारे सवाल हैं बट मैं चाहूँगा कि हम तीसरी स्टोरी पे भी आए और आप बताइए तीसरी स्टोरी क्या है। तीसरी स्टोरी एक जिन की स्टोरी है। जिन की स्टोरी? हाँ, हालांकि फर्स्ट जो दोनों स्टोरीज थी इनमें तो इनकाउंटर ही हुआ था, कोई मौत नहीं हुई थी, लेकिन थर्ड स्टोरी में मौत भी हुई थी। अच्छा। तो ये मेरे को कुछ टाइम पहले राजस्थान से मेरे एक व्यूवर ने भेजी थी। इनकी खाला जो थी ना, मतलब मौसी को खाला बोलते हैं जी मुस्लिम्स में, तो इनकी खाला के जो हस्बैंड थे, मतलब मौसा जी, वो राजस्थान पुलिस में थे। तो पुलिस में होने की वजह से इनका ट्रांसफर भी होता रहता था। तो एक बार क्या हुआ, उनका ट्रांसफर एक गांव के एरिया में हुआ और तुक्के की बात है कि उसी गांव में जहां पे उनका ट्रांसफर हुआ था, इसकी खाला के कोई और रिश्तेदार भी रहते थे, इनके घर के पास में ही रहते थे। हालांकि इनको तो क्योंकि पुलिस में थे तो रहने के लिए सरकारी अपना घर मिल गया था। तो वहां पे इनकी एक लड़की थी, इसकी खाला की लड़की थी, उसका नाम था शबाना। 18-19 साल की लड़की थी, बहुत ही सुंदर लड़की थी जी। तो क्या हुआ, वहां पे शिफ्ट होने के 1-1.5 महीने बाद तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा इन लोगों के साथ में। मतलब कि कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं हुआ, मतलब नॉर्मल जैसे लाइफ चल रही थी 1-1.5 महीने तक ऐसे ही चलते ही रही। फिर एक दिन क्या हुआ, इनके घर में मीट बना था, इसकी खाला के घर में। तो नॉर्मली क्या होता है कि इस तरह की कोई डिश बनती है तो बोलते हैं कि भाई उनके घर में दिया हो। तो इसकी खाला ने भी इनको बोला कि जो उनके बगल में रिश्तेदार रहते थे कुछ थोड़ा सा उनके घर में दिया हो। अब ज्यादा दूर तो नहीं था, वो रात का टाइम था, डिनर में बना था इनके यहाँ पे, तो रात का टाइम था, लेकिन रास्ते में ना एक बड़ का पेड़ पड़ता था ओके इनके घर से उनके घर के बीच में। तो ये अपना बाउल में सब्जी लेकर उस रास्ते से जाने लगी। अब हुआ क्या कि उस बड़ के ऊपर रहता था जिन्नात का पूरा परिवार। मतलब इनकी भी फैमिलीज होती हैं, है ना, हस्बैंड होते हैं, वाइफ होते हैं, बच्चे होते हैं, ऐसा होता है, राजा होते हैं, रानी होते हैं, ऐसे ये सब होते हैं इनमें। अच्छा। तो उस पूरा जिन का परिवार रहता था। अब क्या पता क्या हुआ, वो पूरे का पूरा परिवार इस लड़की के ऊपर आ गया जो लेके जा रहा। हाँ, वो लड़की शबाना 18-19 साल की जो लड़की थी, उसके ऊपर आ गया, उसकी बॉडी के ऊपर आ गए वो सारे के सारे जिन। हाँ, तो अब वो तो उस टाइम तो रात की बात थी। तो अपना सब्जी दे के आई, वो वापस आई, खाना वाना खा के सो गई। उस टाइम तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, लेकिन अगले दिन से उसके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी उस लड़की के साथ में। रात में सोते सोते एकदम से चिल्ला के उड़ जाती, या उसको बहुत ही डरावना कोई सपना दिखाई देता, इस तरीके की चीजें होने लगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ना कि एकदम से बिलीव नहीं कर पाते लोग इस तरह की चीजों पे कि भाई ऐसा कुछ हो गया होगा। तो इसके घर वालों ने भी देखा इसका कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर, लेकिन इसके ऊपर बिलीव नहीं करा। मतलब ये नहीं सोचा कि भाई ऐसा ही कुछ हो गया होगा, जिन भूत प्रेत आ गया होगा। उन्होंने सोचा भाई ऐसी उड़ जाती होगी रात में सोते सोते। लेकिन फिर क्या हुआ, हफ्ते 10 दिन बाद एक रात इसकी शबाना की मम्मी रात में इसके कमरे में गई देखने के लिए कि भाई ठीक से, क्योंकि पिछले कुछ रातों से ये डर के मारे उठ रही थी। तो रात में देखने के लिए गई ना, तो उन्होंने देखा कि उसकी सलवार उतरी हुई थी पूरी लड़की की। और उसकी जो पोजीशन थी ना, बॉडी पोजीशन, वो बहुत ही इनअप्रोप्रिएट थी। जबकि वो लड़की बहुत ही सीधी लड़की थी, ये बताते हैं, बहुत सीधी लड़की थी, अच्छी लड़की थी बहुत ही। लेकिन ऐसी हालत में उसकी मम्मी ने उसको देखा तो उनको बहुत मतलब अचंभा भी लगा कि यार ये तो ठीक नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अब ऐसी बात थी, ये किसी को बताते हुए भी नहीं बनता, क्योंकि जवान लड़की थी, ऐसी बातें किसी शेयर करते भी नहीं बनता। तो इन्होंने फिर भी उस चीज को ना इग्नोर करा कि चलो ठीक है। मतलब होता क्या है ना, आदमी यही सोचता है कि यार ठीक ही हो जाएगा, मतलब समय के साथ। हाँ, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन होती नहीं है ऐसी चीजें, ऐसे जाती नहीं है। तो कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर क्या हुआ, एक रात
सोते सोते उस रात इसके शबाना के पापा की नाइट ड्यूटी लगी थी, जो पुलिस में थे, नाइट ड्यूटी में काम कर रहे थे, वो घर पे नहीं थे। तो घर पे सिर्फ ये शबाना थी, इसकी मम्मी थी, इसका एक छोटा भाई था और एक बहन और थी इनके बीच में। भाई सबसे छोटा था इनका। तो सोते सोते बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए बोल रही थी कि उसने मेरे को चाकू मार दिया, उसने मेरे को चाकू मार दिया, इस तरीके से। तो ये इससे चिल्लाई तो सब लोग उठे, इसके पास जाके देखा, अब चाकू तो लगा नहीं था उसको, वो तो सपने में चिल्ला रही थी। लेकिन फिर इसकी मम्मी ने ये फैसला किया कि अब चीजें जो है बहुत ज्यादा हो रही हैं, इसको हम दिखाते हैं किसी को। ठीक। तो वो लोग उसको एक हाफिज साहब के पास लेकर गए, मतलब जो इन सब चीजों की जानकारी रखते हैं। तो हाफिज ने उसको देखा, तो हाफिज ने तो बता दिया देखते ही कि इसके ऊपर तो पूरे का पूरा जिन का परिवार सवार है, लेकिन मैं इनको दूर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही ताकतवर जिन है। उसने मना कर दिया साफ कि मैं उसको दूर नहीं कर पाऊंगा। तो अब जब एक बार ले ही गए तो फिर रिश्तेदारी में इधर उधर पता भी चलने लगी थी लोगों को बातें। तो बहुत सी जगह बताई लोगों ने, तो बहुत जगह गए, 10, 15, 20 जगह गए, लेकिन कोई भी उस जिन की फैमिली को दूर नहीं कर पा रहा था उस लड़की के ऊपर से। फिर कुछ टाइम बाद 5-6 महीने बाद इनको किसी एक बहुत ही बड़े हाफिज साहब के बारे में पता चला जी, जो कि इन्हीं चीजों में बहुत बड़े बड़े जिन उतार चुके थे वो। तो किसी रिश्तेदार ने बताया था इनको उनके बारे में। तो ये उनके पास गए, उन हाफिज के पास में। बूढ़े थे, बहुत ही बूढ़े हाफिज थे वो कोई। तो होता क्या है कि इस तरह की कोई चीज जो होती है ना, जैसे जिन्नात वगैरह होती हैं, तो या तो आपके पास ऐसी शक्ति हो कि आप इनको बिल्कुल पिटाई करके भगा दो, नहीं तो आप इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपको रिक्वेस्ट ही करनी पड़ेगी उनसे, जिन्नात से या ब्रह्म राक्षस हो जाए, इस तरह की चीजों से, कि भाई छोड़ दो इनको, रिक्वेस्ट बदले में ये ले लो, कुछ भी ले लो, आप इसको छोड़ दो। तो अब ये बहुत ही स्ट्रांग फैमिली, मतलब एक जिन्नी इतना स्ट्रांग होता है, यहाँ तो कई सारे उसके ऊपर सवार थे। तो हाफिज जो थे, बड़े हाफिज साहब थे, उन्होंने भी उनसे पूछा कि भाई ये एक मासूम लड़की है 18-19 साल की, और तुम इसको इस तरीके से टॉर्मेंट कर रहे हो, क्यों इसको इतना परेशान कर रहे हो, इस तरह की चीजें क्यों कर रहे हो। उसकी मम्मी ने भी बताई वो रात वाली बात कि भाई ऐसा भी हो रहा है इसके साथ में। तो उन्होंने उसको काफी रिक्वेस्ट करा कि भाई ये तो लड़की है, ठीक है, तुम उस पेड़ के नीचे ऊपर रहते थे, तुम नीचे से जा रही थी, इसने ऐसा भी क्या कर दिया कि तुमने इसके ऊपर सारे के सारे हावी हो गए, उसकी बिल्कुल जिंदगी नरक बना के रखी हुई। तो उस जिन ने बताया कि असल में हुआ ये था कि जब ये उस पेड़ के नीचे से जा रही थी ना, तो हमारा एक बच्चा नीचे बैठा हुआ था, मतलब जिन का बच्चा नीचे बैठा हुआ था, और उसने जाते जाते उस बच्चे को ठोकर मार दी। अब जानबूझ के तो मारी नहीं थी इसने, गलती से लगी थी, दिखा तो होगा नहीं उसको वो। तो इस बात से नाराज होकर वो पूरी की पूरी फैमिली इसके ऊपर चढ़ गई थी, और वो कह रहे कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसने हमारे बच्चे को लात मारी है, हम इनको जान से ही मार रहे हैं। लेकिन फिर किसी तरह हाफिज साहब ने बहुत रिक्वेस्ट करी उनसे कि गलती से लगा है, इसको माफ कर दो, अभी तो पूरी उम्र पड़ी है इसकी, ठीक है, तुम्हें और कुछ चाहिए तो वो बताओ। तो आखिर में उन्होंने मना लिया उसको, उन जिन्नात को छोड़ने के लिए। लेकिन ये बताने कि इन चीजों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, खासकर जिन्नात के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये धोखेबाज होते हैं। अच्छा। सब नहीं होते, कुछ तो बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन बताते हैं ऐसा कि ये धोखेबाज होते हैं। अच्छा। तो हाफिज साहब ने इनसे पूछा कि तुम लोग इसको छोड़ दोगे, हमें कैसे पता चलेगा कि तुम उसके में से निकल गए हो। तो उसने बताया कि ठीक है, एक काम करना, ये जो सामने सफेद कपड़ा लटक रहा है ना, वहां पे कोई कपड़ा लटका हुआ था, जब हम इसकी बॉडी को छोड़ेंगे तो वो कपड़ा ऊपर से नीचे गिर जाएगा। तो जब वो कपड़ा ऊपर से नीचे गिर जाए तो समझ जाना कि हम जा चुके हैं यहाँ से। तो उन्होंने अपने मंत्र चालू किए, जो भी था उनका दुआएं वगैरह हाफिज ने, और कुछ सेकंड्स बाद वो कपड़ा नीचे गिर गया। अब नीचे गिर गया तो सब समझ गए कि वो जिन जा चुके हैं। तो लड़की भी नॉर्मल हो गई थी उसके बाद में, और उसके घर वालों ने भी राहत की सांस ली। सबको ये लगा कि वो जिन छोड़ गए हैं, वो निकल गए, अब सब कुछ ठीक हो गया है। उसके बाद ये घर आए, अपना नॉर्मल रहने लगे, और वो जो चीजें इसके साथ में हो रही थी वो भी सब चीजें बंद होना शुरू हो गई। हाँ। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद, करीब 1-1.5 महीने बाद, एक दिन इसकी मम्मी सुबह के टाइम पे ना, मतलब दिन के टाइम पे छत पे गई थी कपड़े उतारने के लिए। तो जब वो नीचे आई तो उन्होंने देखा कि उनके किचन में एक बहुत ही 7-8 फीट लंबा कोई आदमी खड़ा है, सफेद कपड़े पहने, सफेद दाढ़ी में। अब ये लंबा कद, सफेद कपड़े और दाढ़ी, ये टिपिकल जिन का हुलिया होता है। अच्छा। जिन ऐसे होते हैं। हाँ। तो वो देखते समझ गई कि अरे ये तो अभी भी हमारे घर में, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है। लेकिन
उसके बाद फिर ये दोबारा नहीं गए उस हाफिज साहब के पास में, क्योंकि उस लड़की के साथ भी वो सब चीज़ें होना बंद हो गई थी, है ना, 99% बंद ही हो गई। हालांकि बीच बीच में डरती थी वो, लेकिन उतना नहीं, 99% कम हो गया था। तो इन्होंने देख के अनदेखा कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक तो चल ही रहा है हमारे साथ में। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ये लड़की अंधी हो गई। अच्छा, इसकी आंखें चली गई। ओके। हाँ, और इसके साथ में रात में वही सब होता था, लेकिन ये बताती नहीं थी लड़की किसी को। ये सब चीज़ें बाद में पता चली थी, जो भी मैं बताने वाला हूँ। फिर क्या हुआ, इसका एक कज़न था इस लड़की का, हाँ। लेकिन अंधी होने के बाद भी, अब थी तो बेचारी सीधी लड़की, इसका छोटा भाई भी था, तो घर में ये काम भी करती थी, उसके लिए खाना भी बनाती थी। आंखें चली गई थी उसके बाद, फिर भी मतलब बहुत अच्छी लड़की थी, सीधी लड़की थी। तो इसका एक कज़न था जो कि इसके बहुत ही क्लोज था। तो इसने अपने कज़न को ये बताया था कि वो जिन जो है, उसने मेरे को ये बोला है कि वो मुहर्रम की रात को, मुहर्रम आने वाला था तब इनका, मुहर्रम की रात को वो मेरे को ले जाएगा अपने साथ में, मतलब मार के ले जाएगा। हाँ। तो इसके कज़न ने तब तो नहीं बताई किसी को बात, लेकिन फिर कुछ दिन बाद जब मुहर्रम आया और उस दिन सही में उस लड़की की डेथ हो गई, तब उसके कज़न ने फिर ये बताया कि उसने तो जो है, शबाना ने मुझे पहले ही बता दिया था, और वही जिन ही उसको लेकर गया है। तो ये थी इस लड़की की स्टोरी। बहुत ही दर्दनाक स्टोरी थी। बेचारी अच्छी भली जिंदगी चल रही थी उसकी, और बिना उसकी ऐसी किसी बड़ी गलती के उसके साथ ये सब हो गया। तो मतलब उस हाफिज साहब ने उसको जिन्नात को उतार भी दिया था, लेकिन फिर भी वो आ गया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उस फैमिली के अंदर कोई ऐसा पर्टिकुलर जिन रहा होगा जिसकी नीयत उस लड़की के ऊपर खराब हुई होगी, क्योंकि पूरी फैमिली तो मेरे ख्याल से चली गई थी बाद में। शायद वो एक ही जिन था जो उसको छोड़ नहीं पा रहा था, शायद इसलिए क्योंकि उसको आदत लग गई थी वो सब चीज़ें उस लड़की के साथ में करने की, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहता था। तो ये थी ये पूरी स्टोरी। मतलब मैं तो ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैं जब भी याद करता हूँ इस स्टोरी को, तो मेरे को तो बड़ा दुख होता है उस लड़की के लिए कि ऐसा हुआ बेचारी के साथ में। दिस इज सैड एंड दिस इज हॉरिफाइंग कि मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो इंसान करे भी तो करे क्या, कि अगर हम हेल्प के लिए जा सकते हैं दूसरों के पास में, बाबाओं के पास में, लेकिन अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कहाँ जाए, है ना। ऐसी बहुत सारी और स्टोरीज होती हैं आपको डेली बेसिस पे आती हैं? हाँ, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं ऐसी जहाँ पे डेथ हो जाती हैं। ब्लैक, हालांकि ज्यादातर डेथ ब्लैक मैजिक में होती हैं। इस तरह की रैंडम जो चीजें पकड़ लेती हैं, ये इतना ये मार नहीं पाती हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कोई बहुत ही ताकतवर कोई जिन रहे होंगे जो कि उस हाफिज साहब से भी दूर नहीं हो पाए। तो ये अनप्रेडिक्टेबल होती हैं चीजें, कब कहाँ मिल जाए। राइट। गॉड, दिस इज हैवी एंड आई वांट टू डू मोर पॉडकास्ट विद यू। आगे भी करना चाहूँगा क्योंकि अभी मेरे को लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। अभी सारी चीज़ें तो हमने बात ही नहीं करी। आपको ये भी जानना है कि कैसे जिन बन सकते हैं लोग, जो जिन बन जाते हैं, या ये आइडेंटिटीज़ बन कैसे जाती है, फॉर्म कैसे हो जाती हैं, और बहुत सारी आइडेंटिटीज़ बनाई भी जाती हैं। जैसे टेढ़फुटिया मैंने सुना है कि बनाया जाता है, या फिर ब्रह्म राक्षस होता है वो कैसे बनता है, और बहुत सारी और डेप्थ वाली बातें हम करेंगे आगे अगर आप चाहो तो। एंड दिस इज़, चलो मैं जिन्नात के बारे में एक बात और बता देता हूँ आपको। बताइए। अब आपने बात छेड़ ही दी है तो एक्चुअली मुस्लिम कल्चर में तो क्या होता है ना, वहाँ पे तो हर चीज़ जिन होती है। हर एक पैरानॉर्मल चीज़ वहाँ पे जिन होती है। वहाँ पे जिन के अलावा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। नॉर्मल जो भूत होता है वहाँ पे भी जिन, उसको भी जिन ही बोलते हैं वहाँ पे तो। लेकिन जिन जो होता है ना, असल में जो चीज़ होती है, ये जैसे एक इंसान होती है, एक इंसान एक एंटिटी है, राइट, जानवर एक एंटिटी है, उसी तरह एक जिन होती है जो कि एक अलग ही स्पीशीज होती है। उनके जन्म अलग होते हैं, उनकी डायमेंशंस अलग होती हैं, अलग ही चीज होती हैं, है ना। प्रेत होता है, भूत होता है, वो अलग नहीं होता। वो तो इंसान मर गया, वो प्रेत बन गया, उसकी आत्मा प्रेत बन गई। लेकिन जिन जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। और जिन में भी जो है अलग अलग टाइप के जिन होते हैं। इफरीत होता है एक जिन, मुझे 4-5 टाइप के होते हैं, मैंने वीडियो डाला था कुछ टाइम पहले, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। इफरीत होता है एक जिन, और एक होता है खबीस जिन होता है। खबीस जिन ऐसा होता है कि ये गंदी जगहों पे रहना पसंद करता है। जैसे कि मुस्लिम कल्चर में बताया जाता है कि जब भी टॉयलेट जाओ तो जाने से पहले या तो बाहर से दरवाजे पे नॉक करो या हल्का सा खांसो, क्योंकि टॉयलेट जैसी गंदी जगहों पे हमेशा खबीस रहता है। मतलब बताते हैं कि इस जगहों पे ही वो बैठना पसंद करता है। तो अगर आप जाओ तो पहले नॉक कर दो, जिससे कि अगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ बैठी हुई है तो साइड में हो जाए, और फिर आप अपना यूज़ करके बाहर आ जाओ। तो
और इंसानों के मतलब ऐसा नहीं कि सारे जिन ही खराब होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जिन भी होते हैं जो कि लोगों की मदद भी करते हैं। और जो है जैसे इंसान अच्छे होते हैं, इंसान बुरे होते हैं, इंसानों के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं अच्छी बुरी, बदला लेने की, हेल्प करने की, सेक्सुअल, ये सब चीज़ें जिन्नात में भी होती हैं, लेकिन वो उनकी स्पीशीज़ अलग होती है एक तरह से आप बोलो। जैसे हिंदू कल्चर में आप मान लो इंसान मनुष्य होते हैं, यक्ष होते हैं, है ना, और भी कई तरह की चीज़ें, देवता होते हैं, ये अलग ही स्पीशीज होते हैं सारी चीज़ें। उसी तरह जिन एक अलग स्पीशीज है। बाकी ब्रह्म राक्षस तो ये है कि ब्रह्म राक्षस तो इंसान से ही बनते हैं। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो जितनी भी पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रह्म राक्षस ही होते हैं। ब्रह्म राक्षस बताते हैं कि जैसे कोई बहुत ही ज्ञानी होता है ब्राह्मण, जिसके पास ज्ञान तो बहुत सारा होता है, लेकिन उसने अपने ज्ञान को जो है गलत तरीके से यूज किया होता है। अच्छा। तो उसकी आत्मा को जो है मुक्ति नहीं मिल पाती, वो भटकता है, वो राक्षस बन जाता है, उसी को ब्रह्म राक्षस बोलते हैं। ज्यादातर पेड़ों पे रहते हैं। और ब्रह्म राक्षस अगर किसी पे आ जाए तो आप उससे रिक्वेस्ट ही कर सकते हो कि छोड़ दें। और कोई तरीका नहीं? तरीके होते हैं, बहुत से बाबा होते हैं वो भी उतार देते हैं, लेकिन वो नॉर्मल कोई नहीं कर सकता। नॉर्मल तो पकड़ के पीट देगा, इतनी ताकत होती है। क्योंकि होता क्या है ना, नॉर्मल बाबा क्या करते हैं, छोटी मोटी सिद्धियां होती हैं इनके पास में, मंत्र पढ़ते हैं। अब ये जो मंत्र पढ़ते हैं ये ऑलरेडी उसको आते हैं, क्योंकि वो अपने जमाने में बहुत ही बड़ा कोई रहा होता है वो सिद्ध पुरुष, वो बाबा से भी ज्यादा ज्ञानी है। तो वो तो उनसे, जैसे मैंने एक स्टोरी, एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। एक स्टोरी थी, उसमें एक पेड़ के ऊपर एक ब्रह्म राक्षस रहता था। तो जिसके घर में वो पेड़ था ना, वो किसी बाबा को लेकर आया वहां पे कि भाई आप उसको ब्रह्म राक्षस को दूर करो। तो वो आदमी डर के मारे ना, जिसको लाया था बचा, जो बाबा आया था वही डर गया उससे, ब्रह्म राक्षस से, और डर के मारे हनुमान चालीसा बोलने लग गया। अच्छा। अब हनुमान चालीसा बोलते हैं कि हनुमान चालीसा से सारी चीजें दूर भाग जाती हैं। हाँ। तो हनुमान चालीसा जब वो बोल रहा था ना, तो ब्रह्म राक्षस ने ऊपर से आवाज लगाई कि भाई तुम वो इसका हनुमान चालीसा का उच्चारण गलत कर रहे हो, इसका उच्चारण ये है। तो उसने हनुमान चालीसा बोल के सुनाई उसको कि ये सही उच्चारण है, ऐसे बोल के सुनाओ। तो समझ रहे हो? हाँ। जिन चीजों से दूर भागती हैं चीजें, वो चीजें उसको अच्छे से आती हैं। हाँ। तो आप उसको कैसे डील करोगे? उसको हर कोई डील नहीं कर सकता। ओके, हाँ, परफेक्ट। करेंगे हम, और बातें करेंगे, और कहानियां जानेंगे, और किससे जानेंगे। तो थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच हमको डराने के लिए, सबको डराने के लिए इनफैक्ट, और सिर्फ डराने के लिए नहीं। आई फील कि आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बताई जिससे हम थोड़ा अवेयर रह के इन चीज़ों से बच भी सकते हैं। और अगर किसी के आसपास हो रही है तो वो जल्दी से जल्दी हेल्प के लिए भी जा सकते हैं, इग्नोर नहीं करेंगे। जो हमने थर्ड स्टोरी में समझा कि एक इग्नोरेंस आ गई थी, उसकी वजह से वो इतना बड़ा इम्पैक्ट हो गया। अगर शायद वो फिर से उनके पास चले जाते, जो हाफिज कहते, क्या कहते, हाफिज जी के पास फिर से चले जाते, तो शायद वो चीज़ें बच सकती थी, वो लड़की बच भी सकती थी। तो अगर आपको कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कहीं पता भी लग रही है कि किसी नोन में हो रही है, तो हेल्प के लिए जाए, जहाँ भी जा सकते हैं। आई हैव नो क्लू कहाँ जा सकते हैं, बट आप फिगर आउट कर ही लेंगे अगर आपको परेशानी है। आखिरी सवाल मेरा सबसे ही रहता है, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा रहा वरुण, और बहुत मज़ा आया आपको ये स्टोरी सुनाने में। और अगेन अपने शो पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक्स आने के लिए, मज़ा आ गया।